हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन और आज मैंने चिल वाटर मेकअप पंप का वायरी डायग्राम बनाया हुआ है। इस वायरी डायग्राम का यूज हम बूस्टर पंप में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेकअप पंप और बूस्टर पंप ये कैसे काम करते हैं और इनका वायरिंग कैसे होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। चिल वाटर मेकअप पंप का यूज हम चिल्लर में करते हैं। जब चिल्लर के पाइपलाइन में पानी की कमी हो जाती है तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम मेकअप पंप का यूज करते हैं। और जो बूस्टर पंप होता है बड़े बड़े फ्लैटों के अंदर, बड़े बड़े बिल्डिंगों के अंदर जो घरेलू काम के लिए पानी यूज होता है वो बूस्टर पंप से ही पहुंचाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका वायरिंग कैसे होता है। किसी भी मेकअप पंप में दो पंप यूज होते हैं कि अगर एक ख़राबी हो जाएगा तो दूसरा चलता रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि वायरिंग ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एक फेस लेते हैं। कंट्रोल फेस लेने के बाद वो एमसीबी में आता है। जब एमसीबी हम चालू करते हैं तो ये फेस सीधा हमारा फ्लोट स्विच में आता है। फ्लोट स्विच का काम होता है कि जब तक टैंक में पानी रहता है तब तक ये एनसी पॉइंट जुड़ा रहता है आपस में। ये पावर सप्लाई पास होता रहता है। जब टैंक में पानी नहीं रहेगा उस टाइम में वो फ्लोट स्विच ये बंद हो जाएगा। अब बंद होने की वजह से हमारा मोटर बंद हो जाएगा। तो जब तक ये टैंक में पानी है तभी तक ये हमारा पंप चलेगा। टैंक में पानी नहीं है तो फ्लोट स्विच हमारा मोटर को बंद करता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक, जब यहाँ से पावर सप्लाई पास होता है, पास होने के बाद ये एक कनेक्टर में आता है। इसको कनेक्टर में बनाया हूँ। फिर ये पावर सप्लाई यहाँ जाता है, यहाँ जाके प्रेशर स्विच में जाता है। प्रेशर स्विच का काम होता है कि जब पाइपलाइन में पानी का प्रेशर कम हो जाता है उस टाइम ये प्रेशर स्विच ये चालू करते हैं पंप को, और जब पानी का कमी पूरा हो जाता है उस टाइम ये प्रेशर स्विच पंप को बंद कर देते हैं। तो ये कभी भी एनओ पोजीशन में होता है। जब पानी की कमी होती है वो टाइम में ये एनसी हो जाते हैं। एनसी होने का मतलब कि आपस में इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये पंप को चालू कर देते हैं। ठीक है, तो प्रेशर स्विच का काम यही होता है, ये पंप को बंद करना और चालू करना। एग्जाम्पल, जैसे हम प्रेशर स्विच में 4 बार पानी का प्रेशर सेट किया हुआ है, अगर पानी का प्रेशर 3 बार आ जाएगा उस टाइम में ये प्रेशर स्विच मोटर को चालू कर देंगे या पंप को चालू कर देंगे, जिससे हमारा पानी का प्रेशर बना रहता है। फिर वहाँ से जो पावर सप्लाई है पास होके हमारा लॉचिंग रिले में आता है। तो लॉचिंग रिले का काम यही होता है कि एक बार में एक मोटर चालू करने के लिए फिर दूसरी बार पावर सप्लाई आएगा तो दूसरा मोटर चालू होगा। तो इसका काम है कि मोटर को 1 बाय 1 चालू करते रहना है, क्योंकि इसका काम है एक मोटर कंटिन्यू एक ही मोटर नहीं चलेगा, ये 1 बाय 1 करके मोटर को चलाता रहता है। तो जितनी टाइम ये पावर सप्लाई कॉइल में आएगा उतना टाइम ये मोटर चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल, जब चिल वाटर में पानी की कमी होता है उस टाइम में ये प्रेशर स्विच कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद जब हमारा पावर सप्लाई आता है उसके बाद यहाँ से पावर सप्लाई आके यहाँ आता है, जिसको हम कॉमन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई आएगा एक कॉइल में, यहाँ से जो ये पावर सप्लाई है ये एनओ है, ठीक है, ये एनसी बन जाएगा। यहाँ पे एनसी बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, एक ही में एनसी बनेगा। और ये पावर सप्लाई यहाँ आएगा, यहाँ से आते आते यहाँ पर सिलेक्टर स्विच में आएगा। सिलेक्टर स्विच हमको इसलिए दिया जाता है ताकि हम हैंड में सिलेक्ट कर सकें या ऑटो में सिलेक्ट कर सकें। तो जब हम ऑटो में सिलेक्ट करते हैं तो ऑटो में सिलेक्ट होने की वजह से ये पावर सप्लाई यहाँ आता है, यहाँ आके हमारा ओवरलोड रिले में आता है। ये ओवरलोड रिले में आने के बाद ये पावर सप्लाई पास होता है। अब पास होके हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉइल 1 यानी कि पंप 1 हमारा चालू हो जाता है। तो इस तरह ये पंप चालू होता है। ये हमारा ओवरलोड रिले लगा होता है कॉन्ट्रैक्टर के पहले, क्योंकि अगर किसी वजह से मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है उस टाइम में ये जो ओवरलोड रिले है ये मोटर को ट्रिप कर देगा। ये मोटर का एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो ओवरलोड रिले यहाँ लगा रहता है। तो इस तरह से ये काम करता है। वो टाइम में ये पंप एक चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पंप चालू हो गया ये कैसे हमको पता चलेगा, ये जानने के लिए हम लोगों के एक इंडिकेटर लाइट लगा रहता है, ठीक है। एक ऑफ लाइट लगा रहता है, एक ट्रिप लाइट लगा रहता है, 3 लाइट लगे रहते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि ऑफ लाइट, ऑन लाइट और इंडिकेटर जो ट्रिप का है वो कैसे काम करता है। तो ऑन का जो इंडिकेटर है वो कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेस जो है यहाँ से आता है, यहाँ से आते हुए यहाँ भी आता है। यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर से एक पावर सप्लाई यहाँ लेते हैं और यहाँ से लेने के बाद
कॉन्ट्रैक्टर का एक एनो होता है, जो ये मोटर होता है पंप, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें एक एनो पॉइंट होता है, वही ये एनो पॉइंट यही है। इसको अलग दिया हुआ है, यहाँ देंगे तो थोड़ा इसमें जगह नहीं बचेगा, ये अलग दिया हुआ है एनो पॉइंट के ऊपर दिया होता है। जैसे ये कंडक्टर चालू होते हैं, ये जो एनो होता है एनसी बन जाता है। एनसी बनने की वजह से जो पावर सप्लाई है यहाँ से पास करता है, और ये जो हमारा लैंप है यहाँ पे उसको पावर सप्लाई मिल जाता है, और यहाँ से हमारा एक इसको न्यूट्रल मिल जाता है। तो ये हमारा लाइट चालू हो जाता है। लाइट चालू हो जाएगा, उसके बाद हम पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर चालू हो गया, यानी कि पंप 1 चालू हो गया, ठीक है। और हम देखते हैं अब दूसरा कि ऑफ लाइट कैसे इसका काम करता है। ऑफ लाइट में भी सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ से जो फेस आता है तो इसमें भी एक ऊपर पावर सप्लाई हमेशा रहता है, इसमें भी हमेशा रहता है, ठीक है। ये पावर सप्लाई यहाँ रहता है, लेकिन ये एनसी है। ये जो ऑफ का जो इंडिकेटर दिया होता है ये एनसी में दिया होता है, यानी कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्टर बंद रहेगा ये एनसी बना रहेगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा ये एनओ हो जाएगा। एनओ होने की वजह से इसमें पावर सप्लाई नहीं आएगा। जो ऑफ इंडिकेटर है ये पावर सप्लाई यहाँ आता है, जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा बंद होता है तो ये एनसी रहता है। एनसी से पावर सप्लाई हमारा यहाँ आता है, और ऑफ का जो इंडिकेटर है उसको पावर सप्लाई मिल जाता है। जैसे उसको पावर सप्लाई मिलेगा ये लाइट ऑन हो जाएगा। लाइट ऑन होने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो गया है, हो गया है, इसे पता चल जाता है। यहाँ पे इसको न्यूट्रल भी मिल गया है यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका ओवरलोड का जो ट्रिपिंग है वो कैसे होता है। तो ये वाला ट्रिपिंग का सिस्टम ओवरलोड एनो पॉइंट, ठीक है। तो हम सेम इसमें भी वही काम है। ये फेस यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से इसमें ओवरलोड एनो पॉइंट में देते हैं इसको पावर सप्लाई। एनो पॉइंट में आता है। एनो पॉइंट में आने के बाद ये क्या होता है कि जब मोटर ज़्यादा एम्पियर लेते हैं उस टाइप में जो एनो है एनसी बन जाता है। ये ओवरलोड से ट्रिप कर देता है। ट्रिप जैसे एनसी बनेगा, एनसी बनने की वजह से जो पावर सप्लाई है हमारा बल्ब को चला जाएगा। बल्ब को जैसे पावर सप्लाई जाएगा तो ट्रिप इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जिससे हमको पता चल जाता है कि मोटर हमारा बंद हो गया है, ठीक है। तो इसमें 2 मोटर है। एक तो मोटर का ये हो गया, ये मोटर नंबर 1 है। ये देखिए 1 लिखा है, यहाँ भी 1, सब में 1 लिखा है, इसका मतलब कि ये मोटर नंबर 1 है। ठीक उसी तरह दूसरा मोटर का भी है। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि प्रेशर स्विच जब एक बार जब ऑन होएगा तो ये मोटर चलेगा। फिर पानी का प्रेशर कम होने के बाद फिर जब दूसरी बार चालू होगा तो दूसरा मोटर चालू होगा। तो जब दूसरी बार ये प्रेशर स्विच चालू होगा तो दूसरा मोटर हमारा चालू होगा। ये पावर सप्लाई यहाँ आएगा, कॉइल में जैसे मिलेगा, ये जो लॉचिंग रिले है इंगेज होंगे। इंगेज होने के बाद ये पावर सप्लाई यहाँ रहता है हमेशा। यहाँ से हमको ये एनओ जो है वो एनसी बन जाएगा। जैसे एनसी बनेगा ये 4 नंबर से हमारा पावर सप्लाई निकलेगा और यहाँ हमारा सिलेक्टर स्विच में आएगा, ठीक है। ये सिलेक्टर स्विच 2 है, यानी कि 2 मोटर का है। तो हम घुमाएंगे यहाँ पे तो ये ऑटो में हो जाएगा। ऑटो में होने के बाद हमारा पावर सप्लाई यहाँ आएगा। सेम वो जो पहला मोटर है सेम वैसा ही ये भी काम करता है। यहाँ आएगा और यहाँ से जो ओवरलोड रिले है, अगर कुछ भी ट्रिप नहीं है, ये पावर सप्लाई पास करेगा। और पास करने के बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉइल 2 यानी कि पंप 2 को कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में मिल जाएगा। ये जैसे कॉन्ट्रैक्टर कॉइल को पावर सप्लाई मिलेगा हमारा पंप 2 चालू हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ न्यूट्रल मिला है और ये फेस मिला है कॉन्ट्रैक्टर कॉइल के लिए, ठीक है। और सेम इसमें भी जो ट्रिपिंग का इंडिकेटर है, ऑन का इंडिकेटर है, ऑफ का इंडिकेटर है, सेम वैसा ही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम इसमें भी वही प्रोसीजर है। ये फेस यहाँ पे आता है, यहाँ से आके सीधा ऐसे ऐसा आता है। ऐसा आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर का एनो होता है, एनो में ऊपर पावर सप्लाई रहते हैं हमेशा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर ये चालू होता है, चालू होएगा तैसे ये जो एनो है एनसी बन जाते हैं। एनसी बनने की वजह से ये हमारा रन इंडिकेटर चालू हो जाता है। तो हमको पता चल जाता है कि यह हमारा मोटर या पंप चालू हो गया है, ठीक है। और सेम ऐसा ही जो हमारा ऑफ़ का इंडिकेटर है, सेम इसमें भी पावर सप्लाई हमेशा रहता है। ऑफ़ में जब रहेगा तो ये एनसी ही रहता है, ऑफ़ में रहेगा तो एनसी रहेगा, ये पावर सप्लाई हमेशा जाता रहेगा। तो हमको पता चल जाता है कि ये तो मोटर बंद है, ठीक है। जैसे हमारा मोटर चालू होएगा ये एनसी है, ये एनो हो जाएगा। एनो होने के बाद ये पावर सप्लाई को ऑफ़ करेगा, ठीक है। तो ऑफ़ हो जाता है, ठीक है। ये ऑफ़ होएगा वो टाइम में ये पावर सप्लाई आता रहेंगे, ये लाइट जलता रहेगा, ठीक है। और ठीक हमारा ओवरलोड कैसे ट्रिप करता है ये भी सेम ऐसा ही है।
ये पावर सप्लाई यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ से ये जो अगर कुछ ट्रिप नहीं है, ठीक है, अगर कुछ ट्रिप नहीं है तो फिर ये ओवरलोड का जो लाइट है वो नहीं जलेगा। जैसे ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप होने के बाद ये जो सप्लाई है ये एनसी बन जाएंगे। एनसी बनने के बाद ये जो लाइट है वो ग्लो हो जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि मोटर हमारा ट्रिप हो गया है, यानी कि यहाँ 2 लिखा है, यानी कि 2 मोटर ट्रिप हो गया है। तो ये ऐसा ही काम करता है। इसमें ऑटो और हैंड दिया रहता है, ठीक है, लेकिन हैंड में जब हम डालेंगे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, ना प्रेशर स्विच से कंट्रोल होगा, ना लॉचिंग रिले से कंट्रोल होगा, वो डायरेक्ट हम अपना मोटर को चालू कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं वायरिंग डायग्राम बनाया हूँ कि ये जो पावर सप्लाई यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से ये हमारा सिलेक्टर स्विच में जाएगा हैंड में। जैसे ये हैंड के बटन को हम सिलेक्टर स्विच को घुमाते हैं हैंड में करने के बाद ये पावर सप्लाई जो है यहाँ से पास करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद सीधा वो कॉन्टैक्टर को चालू कर देगा। तो हैंड में डायरेक्ट चालू हो जाता है, इसमें कुछ कंट्रोल नहीं होता है। ठीक दूसरा मोटर भी ऐसा ही है, ये पावर सप्लाई यहाँ से आया, यहाँ से हैंड में डालेंगे, हैंड में डालने के बाद सीधा वो मोटर को चालू कर देगा। जो कॉन्टैक्टर कॉइल है उसमें पावर सप्लाई जाएगा, ये पंप को चालू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये डायरेक्ट हैंड में भी चालू हो सकता है। तो ये वायरिंग डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एसी टेक्नीशियन के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए, क्योंकि अगर हम कंट्रोल वायरिंग नहीं जानते हैं तो कोई भी एसी हम चेक नहीं कर सकते हैं। हमारे एसी फील्ड में हमको 60% कंट्रोल वायरिंग मालूम होना चाहिए। अगर वायरिंग डायग्राम मालूम नहीं है और कंट्रोल वायरिंग मालूम नहीं है तो फिर हम एसी नहीं चेक कर सकते हैं। इसलिए ये जो वायरिंग डायग्राम है ये एसी और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों को ऐसा वायरिंग डायग्राम मालूम हो गया तो हम कोई भी वायरिंग डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग होता है, या डुअल स्टार्टर होता है, या फिर टाइमर का वायरिंग होता है, ये कोई भी बना सकते हैं। मेरे पास तो पूरा मटेरियल नहीं है, नहीं तो मैं इसको लाइव बना के दिखा सकता था। तो इस तरह से ये वायरिंग डायग्राम होता है और इस तरह से ये काम करते हैं। थैंक यू।